नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं एसआरएच और पंजाब का मैच जो कि दोपहर में खेला गया था चंडीगढ़ में, और शाम का मैच जो कि सीएसके और डीसी के बीच में था, जिसमें कि 3 बैक टू बैक फेलियर के बाद फाइनली संजू सैमसन का बल्ला चलता है। और ना सिर्फ उसका बल्ला चलता है बल्कि संजू सैमसन बन जाता है इस सीजन का पहला शतक वीर। और इस शतक की बदौलत संजू सैमसन जो है वो सीएसके को इस सीजन की पहली जीत भी दिला देता है। अब ये जो संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी है और उसके पहले अभिषेक शर्मा ने 74 मारे, और उसके बाद आपने देखा प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, ये जो 4 नाम हैं, इन 4 नामों में एक कॉमन लिंक है और वो है युवराज सिंह। और जिस तरह से कल एक ही दिन में युवराज सिंह के 4 स्टूडेंट्स अपना दम दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कल ये जो स्टूडेंट थे, ये अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि गुरुदेव, आपने जो कुछ हमें सिखाया है, देखो हम उसका कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां इसने अभिषेक ने काफी ताबड़तोड़ शुरुआत करी, 70 मारे, प्रभ सिमरन वो 50 मारता है, प्रियांश आर्या वो 50 मारता है। ये लोग सेंचुरी नहीं मार पाते हैं, लेकिन युवराज का नया नया जो स्टूडेंट बना है संजू सैमसन, वो सेंचुरी जरूर मारता है। हालांकि इन सारी ही चीजों पर हम डिटेल से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ की। और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो सीएसके का कप्तान है, लेकिन कप्तान होने के बावजूद क्या उखाड़ रहा है ऋतुराज गायकवाड़। आपने देखा, जहां एक तरफ संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा या श्रेयस अय्यर ये 150, 200, 250 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। इनफैक्ट इसी सीएसके में खेलता है 17 साल का लड़का आयुष मात्रे, जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे को रिटायर्ड आउट करवा दिया जाता है। और ये फैसला कौन लेता है? ये फैसला लेता है वो ऋतुराज गायकवाड़, जो कि खुद 100 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। अगर मैं आपके सामने स्टैट्स रखूं तो ये बंदा 18 गेंदें खेल चुका था और सिर्फ 15 रन बनाए थे। ये भी नहीं कि 18 गेंदों पर 25 या 30 बने हो। जहां आपने देखा ये जायसवाल या फिर वैभव सूर्यवंशी या फिर अभिषेक, जो कि 20 गेंदें खेलते हैं और 50-60 रन मार जाते हैं, 15 गेंदों में तो ये लोग 50 मार देते हैं। लेकिन ऐसे ही दौर में आपको दिखता है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 18 गेंदें खेलता है और सिर्फ 15 रन बनाता है। लेकिन यही गायकवाड़ जो है, इसके अंदर इतनी बेशर्मी है कि ये उस आयुष मात्रे को रिटायर्ड आउट करवा देता है, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छे रिदम में है। अब जस्ट बिकॉज की डेथ ओवर्स आ चुके हैं और आपके जो बैट्समैन है वो काफी अच्छे से खेल रहे हैं, वो विकेट थ्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए ताबड़तोड़ फिनिशिंग करने वाला बल्लेबाज, तो आप जो हो शिवम दुबे को भेज देते हो अंदर। और शिवम दुबे को अंदर भेजने के लिए आप लोग बलि का बकरा बना देते हो उस मात्रे को, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी रिदम में खेल रहा था। जस्ट बिकॉज की आपको ताबड़तोड़ फिनिशिंग करने वाला बल्लेबाज चाहिए, तो आप मात्रे की बलि ले लेते हो। लेकिन दुबे साहब ने क्या उखाड़ा? ऐसा तो है नहीं कि दुबे साहब ने 10 गेंदें खेली और 50 कूट दी हो। दुबे साहब 10 गेंदें खेलते हैं और 20 रन ही बना पाते हैं। अब ठीक है कि आपकी बॉलिंग भी चल गई, आपकी बैटिंग भी चल गई और डीसी वाले चोक कर गए। हालांकि जितनी सच्ची ये बात है कि डीसी वाले चोक कर गए, जैसे कि केएल राहुल कहें या फिर रिजवी कहें या फिर मिलर, ये लोग चोक कर गए, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उतनी ही सच्ची एक और बात है कि डीसी का खिलाड़ी स्टब्स, जो कि काफी अच्छी रिदम में था और एक टाइम पर लग रहा था कि ये बंदा जो है ये डीसी को मैच जिता देगा, लेकिन भारी पसीने की वजह से उसके ग्लव्स जो है वो गीले हो जाते हैं। वो एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ग्लव्स बदलने दो, लेकिन नहीं, अंपायर जो है वो मना कर देते हैं। लेकिन ये वही अंपायर है आईपीएल वाले जो कि थाला धोनी को बिल्कुल मना नहीं करते। आपको याद होगा एक मैच में तो थाला धोनी डगआउट से सीधा पिच पर आ जाते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, अंपायर से बहस करते हैं, लेकिन वही अंपायर जो है वो यहाँ पर डीसी वालों को मना कर देते हैं कि आप स्टब्स को नए ग्लव्स नहीं दे सकते। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ग्रिप अच्छे से नहीं बनती है और स्टब्स जो है वो 1-2 बॉल के बाद ही आउट हो जाता है और वहीं पर मैच जो है वो डीसी के लिए खत्म हो चुका होता है। तो ये जो मैच था, इसमें कंट्रोवर्सी ड्रामा भर भर के था। पहले आयुष मात्रे को जबरदस्ती में रिटायर्ड आउट करना, उसके बाद ये जो स्टब्स के साथ जो एम्पायर ने करा है, ये जाहिर तौर पर एक पार्शियलिटी ही है, क्योंकि ग्लव्स ही तो बदल रहा है वो बंदा। ऐसा तो है नहीं कि वो अंदर जाकर के कोई बहुत बड़ा टॉनिक पी करके आने वाला हो जिसकी वजह से वो ताबड़तोड़ कुटाई करे। ग्लव्स हो या फिर पैड वगैरह या फिर बैट बदल देना, लेकिन नहीं, एम्पायर तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल चीजें हैं ये भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन थाला अगर ग्राउंड में घुसा है डगआउट से तो वो चलता है। व्हाई? बिकॉज थाला भाई आईपीएल का फेस है, थाला फॉर अ रीजन की पीपड़ी बजती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहने लग जाएं कि स्टब्स जो है उसे नए ग्लव मिलते तो वो मैच को जिता ही देता, क्योंकि ये वही डीसी की टीम है जो पिछले मैच में आखिरी 2 गेंदों में 2 रन नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर तो आप एम्पायर को ब्लेम कर दोगे, लेकिन पिछले मैच में क्या हुआ था? पिछला मैच तो आपके हाथ में था, वहां पर आप चोक कर गए, लेकिन अब यहाँ पर ब्लेम करने के लिए आपको एम्पायर मिल गए हैं। यही तो है एक ह्यूमन टेंडेंसी। अपनी गलती से हम हार जाए तो भैया सब ठीक है, हम लोग वहां पर किस्मत को, भगवान को दोष देते हैं, लेकिन फिर हम ही लोग 1 सेकंड की देरी नहीं करते हैं किसी और के ऊपर बिल फाड़ने के लिए। जैसे कि डीसी के तमाम फैंस बोल रहे हैं कि एम्पायर ने ग्लव नहीं दिया।
अरे पिछले मैच में तो आपको एम्पायर की भी जरूरत नहीं थी, पिछले मैच में भी आप हग करके आए हो और यहाँ पर तो आपका हगना लाजमी था क्योंकि आपकी जो स्टार्ट है बड़ी ही पथेटिक हुई थी। आपकी तरफ से सिर्फ वो समीर रिजवी ही रन बनाता आया है, लेकिन कल उसने रन नहीं बनाए। और हाँ, इन सबसे पहले आपकी फील्डिंग, कितनी वाहियात फील्डिंग करी है। संजू सैमसन आई थिंक 50 के आसपास खेल रहा था तब उसके कैचेस ड्रॉप करे हैं। फील्डिंग कितनी लचड़-पचड़ रही है डीसी वालों की, ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। सिर्फ अंपायर के ऊपर बिल फाड़ने से थोड़ी ना आपको क्लीन चिट मिल जाती है भाई साहब, या आपका जो पैथेटिक परफॉर्मेंस है वो ढक जाता है। वैसे पैथेटिक परफॉर्मेंस से मुझे वापस से याद आई ऋतुराज गायकवाड़ की, जो कि पिछले 3 मैचों में हग रहा था, कल भी हगा। हालाँकि पिछले 3 मैचों में तो संजू सैमसन भी हग रहा था, लेकिन फाइनली संजू का बल्ला चला। लेकिन व्हाट अबाउट ऋतुराज गायकवाड़? ना इनका बल्ला चल रहा है, ना इनकी कैप्टेंसी चल रही है, लेकिन हाँ, इनकी ज़बान लप-लप करके बहुत चलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ये जो होता है ना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जहाँ पर गायकवाड़ साहब दुनिया भर की बकवास करते हैं, लेकिन ग्राउंड में रत्ती भर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब जस्ट बिकॉज़ कि आप लोग ये मुकाबला 23 रनों से जीत गए हो और आप जीत गए हो, तो आपकी टीम की जो कमियाँ हैं, जो ब्लंडर है, वो भी कहीं न कहीं दफ़न हो जाते हैं। लोग उनके बारे में बात नहीं करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरआर की टीम जो कि जीत रही है, 4 में से 4 मैच जीत चुके हैं, लेकिन उनकी टीम का कप्तान रियान पराग, जो कि 4 के 4 मैचेस में फ्लॉप हुआ है। ये तो अच्छा है कि जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, जुरेल ये लोग खेल रहे हैं। इनकी आड़ में रियान पराग जो है, वो पतली गली से सुमड़ी में आगे बढ़ता चला जा रहा है। पॉइंट यहाँ पर यही है कि जब टीमें अच्छा करती हैं, तो टीम की जो कमियाँ हैं ना, वो छुप जाती हैं और सीएसके की सबसे बड़ी कमी कोई और नहीं, उनका कप्तान खुद है, यानी कि गायकवाड़ साहब, जो कि फटाफट क्रिकेट के दौर में भी 18 गेंदें खेल रहे हैं और रन बना रहे हैं सिर्फ 15। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सीएसके वाले जीत गए हैं, तो ये जो जीत है, ये सीएसके मैनेजमेंट की जो कमियां हैं, उन्हें कवर अप कर लेगी, उन्हें छुपा लेगी। वहीं अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी को मैं दिल्ली चोकर्स बोलता हूं, और क्यों बोलता हूं, ये मैं बार-बार साबित कर चुका हूं। जिस तरह से पिछला मुकाबला हारी है डीसी, आराम से भैया 2 गेंदें थी, आप 2 रन बना सकते थे, लेकिन नहीं, मिलर को कुछ तूफानी करना था। मिलर चाहता तो सिंगल लेता और स्कोर जो है वो टाई हो जाता, गेम ऑटोमेटिकली सुपर ओवर में चला जाता। फिर वहां से आप जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखाते। लेकिन नहीं, वहां पर डीसी ने चोक करा और उस मैच में 90 रन बनाने वाला केला जो है वो कल फ्लॉप हो जाता है। सिर्फ निशांका और एंड में स्टब्स, इन्होंने ही दम दिखाया। अदरवाइज रिजवी साहब, जो कि शुरुआती 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद उनकी बैटरिया जो है वो लुल्ल पड़ जाती है। और इसका डीसी का कैप्टन अक्षर पटेल और ऋतुराज गायकवाड़ एक ही जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अक्षर पटेल जो है वो बॉलिंग से एक आध विकेट ले लेता है, लेकिन बल्लेबाजी में वो कुछ नहीं कर रहा है। और जैसे ऋतुराज गायकवाड़ आकर के बड़े-बड़े दावे करता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है, हूबहू वैसी ही बकवास जो है वो अक्षर पटेल भी कर रहा है। बात करने के बजाय अगर अक्षर पटेल जो है वो बल्ले से दम दिखाए, जैसे कि पिछले मैच में अक्षर पटेल बोला था कि हमें थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से बैटिंग करनी थी। अबे झोपड़ी के, स्मार्ट तरीके से बैटिंग करनी थी तो उसकी शुरुआत तो खुद से करता ना। जैसे कि गायकवाड़ जो पिछले मैच में हारा था, तब बोल रहा था कि मेरी गलती है, मुझे जिम्मेदारी लेनी थी। तो लो ना जिम्मेदारी, कब लोगे जिम्मेदारी? लेकिन नहीं, अक्षर पटेल और गायकवाड़ एक ही टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं। खैर, अक्षर पटेल को और गायकवाड़ को पीछे छोड़ते हैं और बात करते हैं जेमी ओवर्टन की, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था जब सीएसके और पंजाब का मैच था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि यार इस मैच में मेरे को फिक्सिंग की बदबू टाइप की आ रही है, क्योंकि जेमी ओवर्टन जैसे प्लेयर को आपने बाहर बिठा करके रखा है। आपने प्रशांत वीर को लिया था एज एन ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन उसे आपने बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं करा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा या ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जेमी ओवर्टन की। जेमी ओवर्टन ने साबित कर दिया कि वो कितने दमखम वाला खिलाड़ी है। कल वो 4 विकेट लेकर के जाता है और इस सीजन के शुरुआत में सीएसके और आरआर का जो मैच था, वहां पर भी आपने देखा था जेमी ओवर्टन अकेला अपनी टीम के लिए लॉन वॉरियर था। लेकिन ऐसे खिलाड़ी को आप लोगों ने सेकंड मैच में बिठा दिया था, लेकिन यही खिलाड़ी कल के मैच में फिर से साबित करके चला गया कि उसकी हाइट, उसका जो पेस है वो आपके काम आ सकता है। और 4 विकेट लेकर के उसने इस बात को साबित भी कर दिया। जहां ओवर्टन ने 4 विकेट लिए, वहीं अंशुल कंबोज, जिसके बारे में इतनी कोई खास बातें होती नहीं है, हमेशा अंडर द रडार ये फ्लाई करता है, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा इसने बेस्ट दिया है और कल ये 3 विकेट लेकर के जाता है। हालांकि बेस्ट तो अपनी तरफ से नूर ने भी देने की बहुत कोशिश करी, वो थोड़ा सा अनलकी आप कह सकते हैं। खैर, इस मैच को जीत करके सीएसके, जो कि अब तक नंबर 10 पर बैठी थी, वो एक जीत हासिल करते हैं और नंबर 10 से उठ करके आ जाते हैं नंबर 9 पर। और नंबर 10 पर बैठ चुकी है केकेआर, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि केकेआर है तैयार। और ये केकेआर वालों ने जब ऑक्शन करा था, बड़ी तारीफें हुई थी भाई अभिषेक नायर की, टिम साउथी की, इसमें तो डेरिन ब्रावो भी है, शेन वॉटसन भी है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। लेकिन ये जो टीम है ये नंबर 10 पर पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है केकेआर। खैर, केकेआर को मारते हैं गोली और बात करते हैं कल का जो पहला मुकाबला था, यानी कि पीबीकेएस और एसआरएच, जिसमें कि पंजाब का सरपंच यानी कि श्रेयस अय्यर टॉस जीतता
है और फील्डिंग का फैसला करता है। शुरुआत में हमें लगा कि ये जो फैसला है श्रेयस का, ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने कुटाई करी थी, इनफैक्ट एक बार को तो ये जो स्कोर प्रिडिक्टर होता है, ये 348 का स्कोर दिखा रहा था। जिस अंदाज में अभिषेक मार मार के भूत बना रहा था सारे बॉलर्स को, अर्शदीप कहें, बाटलेट कहें, विजय कुमार विश्व कहें, चहल कहें, अरे भाई साहब जो आ रहा था रन लुटा करके जा रहा था। लेकिन फिर ट्रेविस हेड आउट हो जाता है, फिर अभिषेक भी आउट हो जाता है, और उसके बाद आपने देखा ये वाला मैच जो कि अभिषेक और ट्रेविस हेड के टाइम पर T20 नहीं, T10 वाले मोड में चल रहा था, सडनली ये T10 से टेस्ट वाले मोड में आ जाता है, जब ईशान किशन आउट हो जाता है। कलासन साहब वो 33 गेंदें खेलते हैं, 39 रन बनाते हैं। कलासन की ये जो टुकटुकाना इनिंग थी, इस इनिंग की वजह से ये एसआरएच की टीम, जो कि लग रहा था अब की बार 300 पार कर लेगी, लेकिन 300 छोड़ो, ये तो भाई साहब 250 भी नहीं बना पाते हैं। 219 के आसपास इनकी गाड़ी जो है रुक जाती है। अब 219 का टारगेट, विकेट जो है इतना ज्यादा फ्लैट था कि पूछिए मत, और इस फ्लैट पिच पर आते से ही प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन धागा खोल देते हैं, और बिल्कुल वैसी ही कंबल कुटाई करते हैं जैसे कि अभिषेक और ट्रेविस हेड ने करी थी। जहां अभिषेक और ट्रेविस हेड जो है वो पावर प्ले में 97 बना लेते हैं, ये दोनों भी पावर प्ले के अंदर 93 रन बना ही लेते हैं। और इन दोनों के आउट होने के बाद जो मोर्चा संभाला है श्रेयस अय्यर ने, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड देखें आप इस ग्राउंड के ऊपर, पिछले 6 मैचेस खेले हैं, कुछ 45 रन बनाए थे 6 मैचेस में, लेकिन कल के मैच में उस स्टैट को बदल करके रख देता है श्रेयस अय्यर, जहां वो अनबीटन जाता है, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 69 रन मारता है 33 गेंदों में, और पंजाब को आराम से मैच जिता देता है, वो भी 19वें ओवर में। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो इनिंग थी अभिषेक की हेड की, उस इनिंग के बाद से एसआरएच वालों ने कितनी बुरी तरह से हागा है। एक ऐसा ग्राउंड जहां पर आराम से 250 बना सकते थे, वहां पर आप लोग 230 के अंदर निबट जाते हो। और उसके बाद श्रेयस ने, प्रियांश ने और प्रभ सिमरन ने दिखाया कि भैया ये तो कोई चेज है ही नहीं। और अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिला दूं कि आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी चेज पंजाब ने ही करी है, जब उन्होंने 260 का टारगेट जो है वो आराम से चेस कर लिया था। तो वो टीम जो कि 260 चेस कर चुकी है, उस टीम के सामने आपने 220 बनाए हैं, तो भाई कहां से आप जीतना डिजर्व करेंगे। लेकिन ये जो मैच हुआ है पंजाब और एसआरएच का, इस मैच ने एक चीज अच्छे से हमारे सामने रख दी है कि एसआरएच की बॉलिंग कितनी रद्दी है। वो तो नया बॉलर वो शिवांग कुमार, वो 3 विकेट ले गया, और वो भी इसलिए ले गया क्योंकि पंजाब के खिलाड़ी मारने कूटने जा रहे थे, इस चक्कर में शिवांग को 3 विकेट मिल गए। अदरवाइज हर्षल पटेल कहें, जयदेव उनादकट कहें, ईशान मलिंगा कहें, इन सब ने भर भर के रन लुटाए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। पंजाब में वो है रीलबाज अर्शदीप सिंह, उसने भी भाई साहब 4 ओवर में 50 मार दी। कहने को स्कोर कार्ड आपसे कहेगा कि अर्शदीप ने सिर्फ 4 ओवर डाले हैं, लेकिन अर्शदीप ने एक्चुअली में 5 ओवर डाल दिए हैं। जिस तरह से वो वाइड 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 करता रहता है, कल अर्शदीप ने रन खाए, बाटलेट ने रन खाए, चाहल ने रन खाए, सारे के सारे जो बॉलर्स है ना, उन्होंने दिल खोल करके रन लुटाए हैं। और वो इसलिए क्योंकि विकेट जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट था, वहां पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। खैर, अब इन सारी बातों को साइड में करके अब बात करते हैं आज जो 2 मुकाबले होंगे, जिसमें कि एलएसजी और जीटी भिड़ने वाली है लखनऊ में, जहां पर मुझे लग रहा है कि एलएसजी जो है वो आराम से जीत जाएगी। क्या पता आपको मिचेल मार्श के बल्ले से एक 50 या एक 100 देखने को मिल जाए। और शाम को आपको देखने को मिलेगा आरसीबी और एमआई का जबरदस्त मुकाबला, जो कि वानखेड़े में खेला जाएगा, जहां पर अगर आरसीबी भारी पड़ जाए एमआई पर तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि जो मोमेंटम है, जो बैटिंग लाइनअप है, जो बॉलिंग है आरसीबी के पास, ये बड़ी ताबड़तोड़ है। ठीक है, ये लोग पिछला मुकाबला आरआर से हार करके आ रहे हैं, लेकिन उस हारे हुए मैच में भी आपने देखा कि आरसीबी की टीम जो कि 130 पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन ये लोग मरी सड़ी हालत में भी 200 बना लेते हैं। वहीं एमआई की बात करें तो यार बुमराह बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। बुमराह की तरह संजू सैमसन भी अब तक फ्लॉप चल रहा था, लेकिन 3 बैक टू बैक फेलियर के बाद संजू सैमसन का बल्ला जो है वो तो भैया शतक बना गया। अब आज देखते हैं कि बुमराह साहब कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहुत ही एवरेज और बेहद बकवास बॉलिंग करी है अब तक बुमराह ने, न सिर्फ बुमराह ने बल्कि दीपक चाहर, बोल्ट, एमआई की पूरी बॉलिंग जो है वो खच्चर सी नजर आ रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैं कह रहा हूं कि आज आरसीबी जो है वो आराम से एमआई को पेल जाएगी, और जो दिन का मुकाबला है वहां पर एलएसजी जो है वो आराम से जीटी को पछाड़ करके रख देगी। ये मेरा मानना है। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आज जो मैचेस होने वाले हैं उनके बारे में, और जो ओवरऑल बातें मैंने कही, चाहे वो युवराज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चमकना हो, या फिर महात्र को जबरदस्ती में बाहर भेजना हो, खुद गायकवाड़ का हगना हो, इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट के द्वारा व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।